बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। तीन खबरों की जल्दी जल्दी बात करेंगे। दक्षिण भारत में स्टालिन को जवाब किसने दिया भाषा विवाद पर। दूसरा, मोहम्मद शमी के रोजे रमजान के दौरान पानी पीने पर किसको ऐतराज हो गया। और रिलायंस के चिड़ियाघर में मोदी जी गए तो विपक्ष को बुरा क्यों लगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले दक्षिण भारत के भाषा विवाद की बात, जिसको तूल दे रहे हैं बिल्कुल साफ है अब चुनावों के लिए एम के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। विवाद यह है कि वहां पर नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी की तहत एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर स्कूल को 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए कहा गया है। वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। वो कहते हैं मैं 2 पढ़ाता हूं, तमिल और अंग्रेजी में 2 ही पढ़ाऊंगा। आप हिंदी थोपना चाहते हो, मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। यहां दिल्ली से कहा जा रहा है कि उसमें आपको कोई नहीं कह रहा कि हिंदी पढ़ाइए, तीसरी भाषा कोई भी पढ़ाइए, लेकिन जो रूल पूरे देश के लिए है वो तमिलनाडु के लिए क्यों ना हो। अब ये विवाद बढ़ता गया। इस पर पहले स्टालिन साहब ने एक मैसेज लिखा था, एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा था कि हिंदी तो देखिए उत्तर भारत की इतनी भाषाओं को, बोलियों को खा गई, तो इसका विरोध तो उत्तर भारत में भी होना चाहिए, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। लेकिन इसके अलावा अब इस बार जो उन्होंने कहा है वो भी आपको बता देते हैं। स्टालिन साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी। अब इसका जवाब उनको चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 3 क्यों, मैं 10 भाषाएं पढ़ाने के लिए तैयार हूं और पढ़ाऊंगा। जितनी भाषाएं लोग सीख सके, हमारे यहाँ के छात्र दुनिया में जाएंगे उतने खुले दिमाग से जाएंगे, उनके पास एक नया स्किल होगा, एक नई भाषा होगी, तो उनके लिए रोजगार के उतने आयाम और खुल जाएंगे। तो जवाब दक्षिण भारत से ही मिल गया स्टालिन जी को। सुनिए। You name any company for that matter. Knowledge is different, language is different. Now I am going to promote 10 languages. Every university, 5 to 10 languages, international languages, you study and go and work there. They need your services. Not only 3 languages, multi-languages. ये भी दक्षिण भारत के ही हैं, इनकी भी अलग भाषा है, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे कोई और भाषा पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। तो फिर तो क्लियर हो जाता है कि जो भी स्टालिन कह रहे हैं अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिंदी का डर दिखा करके, सनातन का डर दिखा करके वोट उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि मिलता है। मैं इनका एक पोस्ट और ढूंढ रहा था स्टालिन साहब का, अब आया है। प्रधानमंत्री, आपने गौर किया होगा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के तमिल विचारकों के, संतों के विचारों को, कोट्स को वहां पर जरूर कहते हैं, अक्सर कह देते हैं। और ऐसी कई उन्होंने और गोष्ठियां भी जो हैं वो शुरू की हैं, जिसमें तमिल संगमम जो है वो ज़्यादा है। तो इस पर स्टालिन साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें बड़ा प्यार है तमिल से। तो फिर उन्होंने कुछ मांग की है कि पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित करने की बजाय तमिलनाडु में केंद्र सरकार के जितने दफ्तर हैं वहाँ से हिंदी में लिखे गए साइन बोर्ड सब हटाए जाएं। आप तमिल को हिंदी के बराबर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए और तमिल भाषा के लिए के प्रोत्साहन के लिए पैसा लगाइए, ना कि मृत हो चुकी संस्कृत पर पैसा लगाइए। दूसरा, वो कहते हैं कि आप लगातार तिरुवल्लुर, जो वहां संत हैं, उनकी बातों को कोट करते हैं, तो उनका जो ग्रंथ है उसको भारत की राष्ट्र किताब, नेशनल बुक घोषित किया जाए, ये उनकी मांग है। और तीसरा, वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे को, आम जनता के पैसे को हिंदी पखवाड़ा जैसी नॉनसेंस बातों में लगाना, खर्च करना, इसको आप बंद कीजिए। सर, ये स्टालिन साहब, और जवाब आया नायडू साहब का। इनका रुख कट्टर होता जा रहा है और जवाब उनको मिलता जा रहा है। देखिए, नायडू साहब ने जो बोला है वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इस देश के लोग जितनी भाषाएं ज़्यादा सीखें उतना ही अच्छा है। त्रिभाषा फार्मूला बहुत पहले आया था, और अगर लागू हो गया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। तत्कालीन सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकारें रही हो चाहे राज्यों की सरकारें रही हो, त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं किया सख्ती से, अनिवार्यता के साथ। और मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब मुलायम सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बाकायदा इस पर प्रयास किया था कि जो राज्य हैं वो अपनी अपनी भाषा में पत्राचार करें। उन्होंने करुणानिधि को चिट्ठी तमिल में लिखी थी, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था सभी मुख्यमंत्रियों का, कि हम अंग्रेजी को बीच से हटा करके, हम अगर मुझे तमिलनाडु से बात करनी तो हम तमिल में लिखें, तमिलनाडु वाले में हिंदी में लिखें, तेलुगु, अगर हमें आंध्र प्रदेश चिट्ठी भेजी तो हम तेलुगु में भेजें, तेलुगु वाले हमको हिंदी में लिख के भेजें। ये एक नीति चले, और इससे उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन होगा, अनुवादक पैदा होंगे और तमाम भाषाओं की दूरी खत्म होगी। ये मुलायम सिंह जी ने 1989-90 में कहा था। लेकिन अब मैं उस राजनीति में नहीं जाऊंगा। देश की एक तत्कालीन बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने इस पूरे प्रयास को तारपीड़ो कर दिया था। भोपाल में सम्मेलन होने वाला था मुख्यमंत्रियों का, और तत्कालीन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया था कि आप उसमें न जाएं।
और वो नहीं गए। तो भाषा विवाद राजनीतिक हथियार बनता रहा है। स्टालिन अपनी स्थानीय राजनीति कर रहे हैं, वो तमिल भावनाओं को क्या कहते हैं ध्रुवीकरण करके वो अगला चुनाव 2021 अप्रैल में जो होने वाला है 26 में, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का घटक है, उनको मालूम है कि उनको केंद्र सरकार के साथ सहयोगात्मक राजनीति अपनानी है, इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो स्वागत योग्य बात है। लेकिन वो चाहे राजनीतिक उसमें कही हो चाहे जिसमें कही हो, लेकिन बात का मैं स्वागत करता हूं। स्टालिन साहब को तेलुगु, अपनी मातृभाषा तमिल से प्यार है, तो क्या चंद्रबाबु नायडू को तेलुगु से प्यार नहीं है क्या? उनको ये खतरा क्यों नहीं दिखाई देता जो स्टालिन को दिखाई देता है कि हिंदी आ जाएगी तो मेरी मातृभाषा एक बात और सौरभ, एक लाइन और जोड़ दूं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलुगु, सारे फिल्म स्टार जब तक हिंदी दर्शक उनको नहीं मिलते हैं तब तक उनकी फिल्मों का बिजनेस नहीं होता है। इसलिए हिंदी की जरूरत उनको भी समझ में आनी। इसका जो दूसरा पैरेलल जो साथ साथ विवाद चल रहा है जिसको उठा रहे हैं स्टालिन साहब, वो परिसीमन का भी है कि अब जो नई डिलिमिटेशन होगी उसमें हमारी तो, क्योंकि हमने अपनी आबादी पर कंट्रोल कर लिया है, इसका हमको श्रेय मिले, इसके बदले में हमसे हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत हावी होता जाएगा। नहीं, ये पूरा एक नए प्रकार से तमिलवाद खड़ा करने की कोशिश है। 1950 के बाद जो 60 के और 65 तक जो वहाँ एक आक्रामक और हिंसक आंदोलन चला था, क्योंकि तमिलनाडु की आबो हवा बदली है। देखिए, इसका 3 पहलू है। मैं कह रहा हूं, जो आपने भला अच्छा किया कि सनातन का नाम ले लिया, कि उनकी उत्पत्ति सनातन के विरुद्ध वहां जो एक प्राचीन, चाहे रामानुजम संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, सब जो वहां पैदा लिए थे, उन सब के कारण तमिलनाडु का वातावरण था, उसमें अगर पहचान बनानी थी, अनिश्वरवाद की ओर जाना था, वो पेरियार साहब उस ओर ले गए थे। अब इस समय का परिवर्तन यह है कि तमिलनाडु के मंदिरों में लोगों की जाने की संख्या बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां जा रहे थे, उसमें एक अद्भुत वातावरण दिख रहा था। दूसरा, वहां हिंदी में बोर्ड दिखाई देने लगे हैं, साइन बोर्ड, और हिंदी पढ़ने वालों की वहां संख्या बढ़ी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जगह जगह तमिलनाडु में, लोगों को लगा है। तो यह सब भाव जो है उनको लगता है हमारे विपरीत जाने वाला है। तो इसीलिए इसको उठा करके कि नए सिरे से उत्तर विरोध, सनातन विरोध और फिर भाषा हिंदी विरोध, 3 से हम नए सिरे से खड़े हो सकते हैं। अन्यथा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने ही घोषणा पत्र में हिंदू तीर्थयात्रियों को यात्रा कराने के लिए रुपए घोषित किए थे, उसके बाद बजट में आया मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे घोषित किए। सेकंड, नहीं, नरेंद्र मोदी की जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसमें तो अब देखिए 22 भारतीय भाषाओं के लिए 44 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। अपने भाषा में आप पढ़ाई कराइए, अपनी भाषा में पत्रावली करिए। जी सर। तो अगर उनको तमिल से प्रेम है तो केंद्र को कहें कि हमको तमिल भाषा में आप उत्तर दीजिए, अंग्रेजी में क्यों मांगते हैं? क्लियर है सर कि वो अपनी राजनीतिक मजबूरी के तहत कर रहे हैं जो कर रहे हैं स्टालिन साहब। नहीं तो एक धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने केवल एक डेटा दिया था, इसका जवाब स्टालिन साहब दे दे। 50 साल पहले हायर सेकेंडरी के स्कूलों में, हायर सेकेंडरी पढ़ने वालों, तमिल पढ़ने वालों की बच्चों की संख्या 90% से ज्यादा। यस, अब 50 हो, आज वो 50% है। मतलब हायर सेकेंडरी पढ़ते पढ़ते बच्चा तमिल छोड़ देता है, अंग्रेजी पढ़ता रह जाता है, चूज करता है वो अंग्रेजी को। तो अगर आप 2 लैंग्वेज पॉलिसी से आपको इतना लाभ हो रहा है तो वहां पर तमिल बच्चे स्कूल में, सीनियर स्कूल में, लेकिन सतर्क इसका जवाब देखिए। देश सर, दूसरी खबर मोहम्मद शमी, हमारे क्रिकेट स्टार से जुड़ी हुई है। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो मैच के दौरान टीवी पर दिख गए, पानी, जूस, जो भी रिफ्रेशमेंट हमारे एथलीट्स लेते हैं ये वो पीते हुए दिखाई देंगे। तो उनके पीछे मौलाना लोग पड़ गए सारे। पहले तो उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया, तो तुम कैसे मुसलमान हो, रमजान चल रहा है, रोजा रखना चाहिए तुमको, तुम यहाँ पर सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है क्या पी रहे हो। और ये फर्ज वाले रोजे हैं, मुझे नहीं ज्यादा जानकारी है, लेकिन ये कहा गया कि ये फर्ज रोजे हैं, मतलब ये मैंडेटरी हैं, ये रखने ही होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये रोजा आपको रखना ही था, तो तुम अच्छे और सच्चे मुसलमान कैसे हो सकते हो। एक बयान है इस पर एक मौलाना साहब का, बरेली के बड़े मौलाना है मौलाना शहाबुद्दीन, सुन लीजिए। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल, बालिग, औरत, मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ। शरीयत की नज़र में मुजरिम करार दे दिया गया मोहम्मद शमी को मैच खेलते हुए पानी पीने, जूस पीने पर।
नहीं, करार दे दें, शरीयत भारत में लागू नहीं है। ये संवैधानिक तौर पर चलने वाला देश है, इनको जरा ठीक से रहना चाहिए, नहीं तो पिछली बार तो योगी जी ने छोड़ दिया है, अगली बार टांगे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। इन्होंने कहा था कुंभ की, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी है कि वक्फ की जमीन है। अब इनको पता ही नहीं, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वहां तो गंगा मैया ने ऐसा पाट बनाया है कि कोई अपनी जमीन कर ही नहीं सकता, वो कुछ ही समय के लिए खाली रहती है, बाकी वो भर जाती है। लेकिन मूल बात पर आए, इतना साहस कैसे हो जा रहा है? मोहम्मद शमी हमारे देश की शान है, भारतीय क्रिकेट को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, जिन मुश्किलों से उबर कर वो वहां खड़े हैं, उनके साथ देश खड़ा है। और इस तरह से कोई भी आता है, कुछ बोल के चला जाता है। मुझे लगता है कि जब हम लोग हेट स्पीच की अलग अलग बात करते हैं, इस तरह के मामलों में हेट स्पीच के दायरे में नहीं लाते। मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे, वरना देश के जो नायक हैं, देश के जो खिलाड़ी हैं, उनके पीछे ये इस तरह से पड़े रहते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा मोहम्मद शमी के साथ, एक बार पहले इनको ट्रोल किया जा चुका है। इनकी जो पत्नी है उन्हें कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहन ली थी और इनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन तस्वीरें खिंचवाई, उसमें जो पहली बार पब्लिक के सामने वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दिए थे, तो तब वो ट्रोल हुए थे कि आपने नकाब नहीं पहना रखा है अपनी पत्नी को, आप वो वैसी पश्चिमी लिबास में आ गई हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा इनको पर्सनली ट्रोल किया गया था। मुझे लगता है सौरभ, दरअसल दिक्कत मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बात से। दिक्कत इस बात से है कि मोहम्मद शमी आज इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी विकेटें लेके आ रहे हैं और शानो शौकत से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बनते हुए आ रहे हैं। एक खौफ रहता है ऑपोजिशन में, तो हौसला अफजाई करने के बजाय आप उसको आप मैच का मुजरिम बना रहे हैं, जो मैच का प्लेयर है। ये वो लड़का है जिसके दम पे इंडिया ने बाहर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टूर्नामेंट्स इतने सारे जीते हैं। तो इससे तो मुझे लगता है कि आपको कंधों पे ले आप वो कट्टर सोच थोपना चाहते हो ना, और आप ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी अर्जित कर लीजिए, आप कितने बड़े हो जाएं, लेकिन ये तो इससे बाहर आप नहीं आ सकते। ये तो हमारी दायरे के बाहर भारतीय दृष्टि है ना, हम उससे देख रहे हैं। इस्लाम की दृष्टि से वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आप देखेंगे तो 5 बार मैदान में वो गिर के नमाज पढ़ते हैं, सब ने उस ढंग से दाढ़ी बना ली है, सब रोजा रखते हैं। नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी तो चलते चलते कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सर यही बात, कभी अंपायर को, कभी साथी खिलाड़ी ऐसा है कि वो इस्लाम की दृष्टि से जो उनका मजहब कहता है वो बोल रहे हैं। हम लोग इस्लाम पर नहीं बोल सकते, नहीं बोल रहे हम इस्लाम पर। हम एक सभ्य भारतीय समाज की दृष्टि से आज आप मोहम्मद शमी के मन में, जैसे मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के मन में, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मन में आप ये बात डालना चाहते हो कि तू मैच खेल ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन तूने ये काम नहीं किया तो तेरे को सजा मिलेगी आगे जाकर के। नहीं तो ये आप उसके मन में डर डाल रहे हो। देखिए, ये धर्म जो है क्या है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, चाहे कोई धर्म हो, विश्वास जो है। अब ये मोहम्मद शमी और अल्लाह ताला के बीच की बात है कि भाई वो रोजा रखें या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए खेलना उनका कर्तव्य है। इस वक्त जब वो खेल रहे हैं तो सबसे बड़ा उनका फर्ज है उनका खेल, जिसकी जो उनको, भाई हम सब मानते हैं ना, इस्लाम में भी माना जाता है सारे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, यानी ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर तो अल्लाह ने ही उनको ये बख्शा है, खिलाड़ी बनाया है, तो अगर वो उसमें कुछ ले रहे हैं तो ये उनके अल्लाह मियां के बीच के मामला है, अल्लाह ताला के बीच के मामला है। जवाब देना मौलाना साहब की जरूरत ही नहीं आने के बीच में। ठीक है मौलाना साहब क्रिकेट खेलना शुरू करिए थोड़ा सा। हाँ, मौलाना साहब क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। गर्मी में दुबई में इस बार बहुत गर्मी है ना, वहाँ मैदान में आप जितनी देर वो खेल रहा है उतनी देर खड़े हो जाइए, बस तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पिया उन्होंने जूस। तीसरी खबर आप सर, जल्दी इसकी चर्चा बहुत हो रही है सोशल मीडिया पर, खासकर प्रधानमंत्री गए जामनगर में रिलायंस की जो रिफाइनरी है उस पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी जगह है, उसके अंदर बहुत बड़े इलाके के अंदर उनके बेटे अनंत अंबानी ने जो जानवर रेस्क्यू किए जाते हैं, जो मतलब किसी को चोट लग गई है, अपंग हो गया है, या वैसे जानवर जो विलुप्त प्रजाति में आते हैं, उन लोगों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर वांतारा के नाम से सरल आम भाषा में एक चिड़ियाघर खोल दिया। और ये बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आसरा जो है ऐसे जानवरों के लिए है। दुनिया में इतनी बड़ी जगह में कहीं कोई ऐसी परियोजना नहीं चली जो अंबानी ग्रुप ने करके दिखाया है। और वहाँ वो गए, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी, मीम्स बन गए, शेर है पीछे, कांच के पीछे शेर है, ब्रिज पर चल रहे हैं तो नीचे मगरमच्छ हैं, हाथी का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देखने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं। ये तस्वीरें आईं तो इसके बाद से दूसरी तरफ से भी तस्वीर डलना शुरू हुई। कभी नेहरू जी की तस्वीर शेर को खिलाते हुए, कभी तस्वीर इंदिरा जी की छोटा सा जो कप होता है उसके साथ शावक के साथ खेलते हुए। और ये भी कहा गया कि मोदी जी कॉपी करना है तो पूरा करिए ना,
फिर ये पिंजरे में कैद जानवरों से क्यों मिलते हैं? हमारे तो नेता जो है खुले में मिलते थे चीता शेर से। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी प्रकृति और वन्य जीव के संरक्षण की कोशिश कोई कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और देश भर में नियम कायदे के दायरे में, कानून के दायरे में ऐसी कोई भी कोशिश हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि जब ये जो आलोचना होती है तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, पता नहीं इन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जानबूझ के कुछ इनको लगता है कि लाइक वाइक मिल जाए, क्योंकि मस्क चाचा पैसा वैसा भी दे देते हैं थोड़ा, तो उस चक्कर में ये लोग कर देते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री की भी वैसी तस्वीरें हैं जहां बिना शीशे के वो शेर के साथ हैं, बाघ के साथ हैं। योगी जी की भी ऐसी तस्वीरें हैं, और जो भी दुनिया में घूमा है वो जानता है कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इस तरह की, चाहे आप अफ्रीका के जोहान्सबर्ग चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, वहां ऐसी जगहें हैं जहां बड़े मजे से आप भी शेर के साथ फोटो खींचे। लेकिन ये एक दूसरे तरह का प्रयोग है, भारत में अपनी तरह का अनोखा अनूठा प्रयोग है, और अगर ये सफल होता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र एक जिसको कहें कि कह रहा है कि हमारे यहां भी ऐसा खोलिए, लेकिन देश के कई हिस्सों में ऐसी जगह है जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, तो ये प्रशंसनीय। और विश्व स्तर की कोई नई चीज बनी है इस तरह भारत की में, पहली है भारत में, तो वैसे इस तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी अपने समय में करते थे, मोदी जी अपने समय में कर रहे हैं, इस तरह की तुलनाएं बेकार है। जब जिसका समय होता है उस हिसाब से वो करता है, और सही है ये प्रयास जो है। मथुरा के पास भी एक जगह है जहां एक एनजीओ भी इस तरह का प्रयास कर रहा है। कई एनजीओ करते हैं, लेकिन ये अनूठा है। अनूठा इसलिए है, बचाव, संरक्षण और पुनर्वास। देखते हुए लगता नहीं एक चीज, लेकिन सौरभ जी एक चीज बताइए तब खत्म कीजिए। हम लोग देख पाएंगे नहीं, बड़ा मन हो गया, पब्लिक के लिए खुलने वाला है, खुलने वाला है ना तब। और बस चलते चलते एक खबर, महाराष्ट्र के वन मंत्री ने तो ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर शेर तेंदुओं की तादाद बहुत बढ़ गई है जंगलों में, तो ये अंबानी जी जो हैं मुंबई MMRDA का, जो जैसे हमारे यहाँ ये दिल्ली में होता है, दिल्ली एनसीटी, ऐसी MMRDA की, उसके क्षेत्र के अंदर कहीं जंगल की जमीन लेकर के, परमिशन लेकर के ऐसा मुंबई में भी बनाए, इसकी बात हो रही है। होगा तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। अवधेश जी बहुत स्वागत, धन्यवाद। रोहन आपका, मनोज जी बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम में।